रशिया का एक ऐसा स्नाइपर जिसके फील्ड में आते ही जर्मन सैनिकों के घोटे मुंह में आ जाते थे, जिसने सैकड़ों जर्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी उस वक्त की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर की तानाशाही चरम पे थी। कुछ जर्मन सैनिक एक निर्दोष रशियन कपल को गोली मारने के लिए एक सुनसान जगह पर ले आए थे। वो दोनों उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमें मत मारिए साहब, हम कोई सैनिक नहीं है, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पे इंतजार कर रहे हैं। पर वो बेरहम जनरल उन पर जरा भी तरस नहीं खाता और उनको मारने के लिए जैसे ही अपने सैनिकों को सावधान करता है, एक गोली उसके सीने को चीरती हुई निकल जाती है। बाकी बचे सैनिक फटाफट कवर में जाते हैं, पर वो स्नाइपर एक एक को शूट कर देता है। ये वही स्नाइपर रहता है जिसके नाम से जर्मन्स की पतलून गीली हो जाती थी। उसका नाम था रेड गोस्ट। वो यहां आकर खाने पीने का सामान और उनके हथियार लेकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ रशियन सैनिकों का एक गुट अपने कमांडर को उठाकर किसी सेफ जगह की तरफ लेकर जा रहे थे और सर्दी ऐसी पड़ रही थी जो खून जमा दे, पर वो बिना रुके बिना थके चलते जा रहे थे, क्योंकि हिटलर की नाजी जर्मन सेना समूह ने सोवियत रेड आर्मी के रक्षा घेरा को तोड़ दिया था, जिसमें सोवियत रेड आर्मी के 4 लाख जवान शहीद हुए और रेड आर्मी के 5 लाख सैनिक लापता थे। उन्हीं लापता सैनिकों में से सर्वाइवर्स का ये ग्रुप रशनगढ़ की तरफ लौटने की कोशिश में आगे बढ़ते चला जा रहा था। इस ग्रुप में यहाँ के 2 लोकल डेड और कौस्तिया भी साथ थे, जिनका गांव इस युद्ध में तबाह हो गया था। आगे चलकर रास्ते में उनको एक रशियन आदमी मिलता है जो कि ठंड से जमकर मरने की हालत में था। वो उसकी तलाशी लेकर कमांडर के पास ले जाते हैं, जहां पर कमांडर, उनकी बीवी वेरा, लेफ्टिनेंट और सार्जेंट आराम कर रहे थे। कमांडर को गोली लगी थी, वो चल नहीं सकते थे, उन्हें उठाकर ले जाना पड़ रहा था, इसलिए वो चार्ली को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। आगे रास्ते में उन्हें बहुत सारे सैनिकों की बॉडीज मिलती है जो कि मरकर जम चुके थे। चलते चलते कुछ देर में शाम होता है और ये लोग एक खंडहर में आसरा लेते हैं, पर कमांडर की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और तकलीफ बढ़ता जा रहा था। डेड कहता है कि वो कल तक बर्दाश्त कर ले तो अगले दोपहर तक वो उसके दोस्त के घर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद सार्जेंट सबको रेड घोस्ट की कहानी सुनाने लगते हैं कि कैसे उसने अपनी स्नाइपिंग से 100 से भी ज्यादा जर्मन सैनिकों के खोपड़ी खोल दिए थे। इसी दरमियान कमांडर की डेथ हो जाती है। अगले दिन जिस जगह पर रेड घोस्ट ने जर्मन सैनिकों को मारा था, वहां पर उस बटालियन के नए मेजर ब्राउन मुआयना करने आ चुके थे। एक ऑफिसर उनको बताता है कि इस एरिया में 2 महीने के अंदर उनके 60 से भी ज्यादा सैनिकों की हत्या हो चुकी है। ये रेड गोस्ट का काम है। सारे जर्मन सेना में रेड गोस्ट की इतनी दहशत थी कि उसको निपटाने के लिए ही इस नए मेजर का तबादला करके यहां लाया गया था। दूसरी तरफ ये रशियंस घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी चार्ली मौका देखकर सार्जेंट की गन चुरा लेता है और जगाकर कहता है कि ए भाई, थोड़ा एक सिगरेट देना, तभी तुम्हारी गन वापस करूंगा। सार्जेंट उसे एक सिगरेट जलाकर दे देते हैं और कहते हैं कि अगली बार ऐसा किया ना तो सीधे तेरे पिछवाड़े पे गोली मारूंगा। इसके बाद ये लोग यहां से डेड के दोस्त के घर के पास पहुंच जाते हैं, पर वो घर सुनसान पड़ा था। सार्जेंट और कोस्तिया वहां जाकर चेक करते हैं और जब कोई खतरा नहीं होता तो सबको बुला लेते हैं। वहीं सार्जेंट को घर के अंदर लजीज पकवान और वोडका रखा हुआ मिलता है, जो कि जर्मन्स का बिछाया हुआ एक जाल था जिसमें वो फंसने वाला था। लेकिन कोस्तिया ऐन वक्त पर आकर उसे रोक लेता है, जिसलिए दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है। डेड बीच बचाव कर बताता है कि खाने में जहर मिला है। ऐसा पहले भी हो चुका है। कुछ दिन पहले पास के गांव में 10 रशियन सैनिक जहरीला खाना खाकर मर चुके हैं और अब डेड यहां से अपने दोस्त जिसका यह घर है उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें मार दिया गया था। ये इलाका भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए लेफ्टिनेंट फौरन आदेश देते हैं कि वो पास के गांव में राशन के लिए जाएंगे और खाना बना खाकर यहां से तुरंत निकल जाएंगे। वीरा प्रेग्नेंट थी, इसलिए सार्जेंट को उसकी देखभाल के लिए यहीं पर रुकना पड़ता है। बाकी लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मेजर ब्राउन अपनी बटालियन लेकर गश्त पर निकला था और वो भाग्य संयोग उसी घर पे अपना डेरा जमाने के लिए चले आते हैं। उन्हें यहां आते देख वेरा बक्से के अंदर छिप जाती है। मेजर उसी कमरे में जाते हैं। उनका लेफ्टिनेंट क्लाइन मेजर को बताता है कि ये खाना जहरीला है, इससे दूर रहिएगा। हमने इस तरह से जाल बिछाकर बहुत सारे रूसी सैनिकों को मारा है। इधर सार्जेंट फौरन जाकर अपने साथियों को खबर करते हैं, जिसके बाद ये लोग वेरा को बचाने के लिए घर से कुछ दूरी पर घात लगाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेरा छिप गई होगी और ये जर्मन्स थोड़ी देर रुकने के बाद यहां से चले जाएंगे। लेकिन वो तो राशन वाशन लाकर यहीं पर खाना वगैरह बनाने लगे थे। कुछ सिपाही शुअर जो कि खाने के लिए लाया गया था उसके साथ मस्ती कर रहे थे। तभी मेजर बाहर आकर उसे गोली मार देते हैं और कहते हैं
कि हम यहाँ रेड घोस्ट को ढूंढने के लिए निकले हैं या पिकनिक मनाने आए हैं। ऐसी झाटू बटालियन मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं वेरा बक्से के अंदर दुबक कर उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी मेजर को पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई छिपा है, जिसके बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। क्लाइन घर में लगे फोटो चेक करता है, पर वहां वेरा की एक भी तस्वीर नहीं होती। वो उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि ये घर उनके रिश्तेदार का है, वो यहाँ पर घूमने आई थी और उनसे डरकर बक्से के अंदर छिप गई। लेकिन उसकी वर्दी मिलते ही उन्हें पता चल जाता है कि वो भी एक रशियन सोल्जर है, जिसके बाद मेजर उसे मारने का आदेश देकर हमाम घर में भांप लेने चले जाते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट क्लाइन उसका रेप करने लगता है, जिससे वो चीख चिल्ला रही थी। पर उसकी चीख से वहां पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि ये लोग तो उल्टा मस्त गाना वाना बजाकर इस पल को एंजॉय कर रहे थे। फिर वो लेफ्टिनेंट उसे मारने के लिए बाहर लेकर आता है, जिसे देख चार्ली और सार्जेंट चुपके से पहरे पर लगे सैनिकों पर हमला कर देते हैं। मरने से पहले वो क्लाइन से कहती है कि इसके लिए ऊपर वाला आपको सजा देगा। ये सुन वो गन अपने साथी सोल्जर को पकड़ा देता है, और वो जैसे ही वेरा को शूट करने वाला होता है, एक गोली उसके गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है, जिससे वेरा को भागने का मौका मिल जाता है। उसे बचाने वाला रेड घोस्ट था, जो अकेले ही जर्मन्स पर टूट पड़ता है। पीछे से ये लोग भी हमला कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। इधर मेजर नंगा पुंगा होकर हमाम घर में भांप लेते हुए सब कुछ देख रहे थे, और बाहर उनके सैनिक एक एक करके मरते जा रहे थे। वो भी बाहर निकलते ही मरते मरते बचता है, और अब वहां पर जितने भी सैनिक बचे थे सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जो भी ओपन में आएगा वो मारा जाएगा। इसलिए वो एक दूसरे को कवर देकर आगे बढ़ते हैं। जहां पर एक घर में क्लाइन कैंप करके बैठा था, उसके पास उसके हथियार नहीं थे, इसलिए वो रेड घोस्ट पर गर्म पानी फेंक कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे ठोकर लग जाती है और वो घायल होकर बेहोश हो जाता है। इधर रेड घोस्ट को देखकर एक जर्मन की हालत पतली हो गई थी। वो डर के मारे बड़बड़ाए जा रहा था। तभी मेजर उससे वहां पड़ी राइफल मांगते हैं, जो कि फेंकते वक्त ओपन में ही गिर जाता है। किसी तरह मेजर उसे डंडे से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड घोस्ट डंडे को शूट कर देता है, और जब तक गन रिलोड करके निशाना लगाता वो गन उठा लेता है। वहीं उनका लेफ्टिनेंट क्लाइन मरने का नाटक करके सब कुछ देख रहा था। देखते ही देखते जर्मन्स के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, और अब ये लोग मेजर की तरफ गन पॉइंट कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो वहां से भाग चुका था, और ये लोग बिना किसी कैजुअलिटी के लड़ाई जीत जाते हैं। पर रेड घोस्ट बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे सुलाकर सारे खाने पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। सार्जेंट कोस्टिया के लिए भी खाना लेकर जाते हैं, जो कि बाहर पहरा दे रहा था। लौटते वक्त वो उस जर्मन लेफ्टिनेंट क्लाइन से टकराकर एक लात जड़ देता है और कहता है कि साला हरामखोर मरने के बाद भी टांग अड़ा रहा है। पर वो तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। खाना वगैरह खाने के बाद ये लोग यहां से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि अब हम जर्मनी की सीमा से कुछ ही दूरी पर है, अगर किस्मत अच्छी रही तो जल्द ही अपने लोगों तक पहुंच जाएंगे। तभी वेरा को पेन होने लगता है, यानी कि उसके डिलीवरी का वक्त हो चुका था। दूसरी तरफ कुछ जर्मन सैनिक बर्फ में फंसी गाड़ियां निकाल रहे थे। तभी लेडीज कपड़े पहन मेजर साहब सामने से भागते हुए नजर आते हैं। वो ऑफिसर सोचता है कि यहां आने से पहले तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था और बेइज्जती कराकर चला आया, हालांकि अभी भी उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इधर वेरा का बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए सभी व्यस्त हो गए थे, और मौका मिलते ही लेफ्टिनेंट क्लाइन वहां से भाग निकलता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वेरा को एक बेटा पैदा होता है। तब तक रेड घोस्ट भी होश में आ चुका था। उसे इस तरह से जगते देख डेड कहता है कि लगता है जर्मन आ रहे हैं, ये उनको सूंघ सकता है। लोगों में उसका इतना भौकाल था कि लोग उसके बारे में कुछ भी बोलते थे। हालांकि बाहर सच में जर्मन्स आ चुके थे और इनको घेर कर ग्रेनेड लॉन्चर से बम बरसाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते ये घर एक पल में खंडहर बन जाता है। अब उनका यहां से बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस बार पहले के मुकाबले बहुत सारे जर्मन सैनिक आ चुके थे। तभी रेड घोस्ट स्नाइपिंग करके एक एक को मारना शुरू करता है और ग्रेनेड से पीछे वालों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ से डेड भी स्नाइपिंग कर रहा था। इधर लेफ्टिनेंट भी धड़ाधड़ गोलियां दांग रहे थे। तभी एक गोली उनके कंधे पर लग जाती है और मशीन गन के बंद होते ही जर्मन्स अंदर घुसकर डेड को भी गोली मार देते हैं। कोस्टिया भी मारा जाता है। वहीं रेड घोस्ट पीछे से शूट करते करते यहां तक आ पहुंचा था। इधर लेफ्टिनेंट को मरता देख सार्जेंट उसे बचाने जाते हैं और मशीन गन उठाकर सबको भून डालते हैं। सार्जेंट को भी बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं। तभी एक जर्मन सैनिक उन्हें ग्रेनेड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे पकड़कर अपने साथ साथ उसे भी उड़ा लेते हैं और सार्जेंट भी मारे जाते हैं। तब तक रेड घोस्ट यहां पर आ चुका था।
जिसके बाद दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है जिसमें रेड गोस्ट मेजर को मार देता है। उसे भी पीछे से गोली लग जाती है। दरअसल ये वही लेफ्टिनेंट रहता है जिसने घंटों तक मरने का नाटक किया था और अब रेड गोस्ट को मारने के बाद यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने रेड गोस्ट को मार दिया। इतने में उसकी भी खोपड़ी कोई खोल देता है। दरअसल एक और रेड घोस्ट यहां पर आ चुका था, जिस वजह से चार्ली, वेरा और उसके बच्चे की जान बच जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद वो नाटककार जिसे रेड घोस्ट ने बचाया था, उसे जर्मन्स फांसी पर चढ़ाने ले जाते हैं और बुरी तरह से पीटते हैं। उसकी पत्नी लाचार खड़ी होकर देख रही थी क्योंकि कोई भी इन तानाशाहों के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था। वो एक लड़की पर गन पॉइंट करके कहते हैं कि किसने इस बागी को पनाह दिया, अगर बता दें तो ठीक, वरना इसकी सजा सभी गांव वालों को मिलेगी। तभी एक गोली उसको चीरती हुई निकल जाती है। दूसरा, फिर तीसरा सैनिक भी मारा जाता है। देखते ही देखते गांव वाले लाठी डंडा लेकर उन पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद वो रेड गोस्ट आता है और उनसे जरूरत का सामान उठाकर चल देता है। ऐसे ऐसे हजारों रेड गोस्ट की कहानियां हैं जो अपने घर नहीं लौट पाए।